हेलो नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबको जय हिंद। आज मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बताया था उसको आप पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको लेकर के आए हुए हैं रिएक्शन, यानी ये अभिक्रिया आपको देखना है। जितने भी अभिक्रिया आपको बोर्ड पे दिख रहा है एक एक करके हम इसको पढ़ाने वाले हैं और समझाएंगे अच्छे से। और एक छोटा सा एक वीडियो है जो आपको मतलब समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करता है किसी भी एटम में। एटम कहने का मतलब एक परमाणु होता है, और परमाणु जैसे हिंदी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको परमाणु और क्या बोलते हैं उसको, अणु। हाँ, परमाणु और अणु में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, यानी परमाणु बड़ा या अणु बड़ा। दो क्वेश्चन आता है उनके सामने, एक अणु एक दूसरा परमाणु, यानी जिसको इंग्लिश में मोलिक्यूल बोलते हैं और एक को एटम बोलते हैं। तो एटम का मतलब होता है परमाणु और मोलिक्यूल का मतलब होता है अणु। तो इसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम थोड़ा सा एक लाइन का बात बता रहे हैं, उसे समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि एटम और मोलिक्यूल, तो एटम जो होता है छोटा होता है मोलिक्यूल की तुलना में, यानी अगर एक से अधिक एटम मिलते हैं तो मोलिक्यूल बनाते हैं। उसी तरह अगर हिंदी में बात करें तो एक से अधिक परमाणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एक दीवार की, तो दीवार बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, तो ईंट मिल करके एक दीवार बनाता है। ठीक है। उसी तरह परमाणु और परमाणु मिल करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है जिससे आपका परमाणु कैसे मूवमेंट करता है उसको मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए। दिख रहा है। अब ये जो बाहर घूम रहा है आपका, ये आपका जो बाहर घूम रहा है, ये बाहर जो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं सब क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये जो कक्षा में आपको दिखाई दे रहा है, ये कक्षा में दिखाई दे रहा है, ये पूरे कक्षा में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन है। और जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण पूरा का पूरा नाभिक क्या होता है आपका, पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी किसी भी एटम में जो सेंटर में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो क्या करते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करते हैं, उसको खींचते हैं। ठीक है, खींचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसी के इर्द गिर्द क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक बात हो गया। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक पे लेके आते हैं आपको। चलिए, अब यहाँ से हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, संयोजन अभिक्रिया। और बाकी अभिक्रिया मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया, सेकंड में वियोजन अभिक्रिया। ये संयोजन हो गया आपका, और ये आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद विद्युत वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ताप रासायनिक अभिक्रिया। इतना सारा अभिक्रिया है और इतना ही अभिक्रिया इस चैप्टर में पढ़ना है। यही पढ़ा करके आपका ये चैप्टर हो जाता है क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी एक एक करके हम देखते हैं और समझते हैं आसानी से। इतना आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं कि आपको ये जितना रिएक्शन आपको दिख रहा है एकदम यूं ही आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। आपको ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र इसको जितना कम समय में हो सके मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो बैक करके आप समझ लीजिएगा। अगर यहाँ तक मैंने जो समझाया अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, 4 उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण को छोड़िए, अभी पहले संयोजन का मतलब होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए, संयोजन में होता क्या है, आपको वर्ड से ही पकड़ में आ रहा होगा, संयोजन। जैसे अगर हम घरेलू बात करते हैं कि सब सामान को क्या कर दो, संयोज कर दो। सब सामान को संयोजना है, यानी इकट्ठा करना है, उसको मिलाना है। क्या करना है, सिंपल, उसको मिलाना है। अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, इकट्ठा होगा। जैसे इकट्ठा होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब उसमें वही बात हो रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए और बी दिख रहा है।
ए और बी दिख रहा है, तो ए और बी जो है इसको क्या करेंगे हम मिलाएंगे, यानी इसको फेंटेंगे आपस में। जैसे इसको मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, ये संयोज हो रहा है, यानी संयोजन हो रहा है। ये जब मिल करके एक अलग परमाणु बनाएगा यहाँ पे, यानी एक अणु अलग बनेगा आपका, तो वही क्या कहलाएगा, आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, यानी सीधा सीधा समझिए, कोई भी दो चीज़ रखा हुआ है, ठीक है, उसको अगर मिला करके एक अलग बनाएंगे चीज़, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। लाइक करने में क्या ही जा रहा है यार आपको। चलो देखो, अब यहाँ पे आपको ये समझना है, देखिए a प्लस बी बराबर ए बी बन गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दोनों अलग अलग आपको पदार्थ दिख रहे हैं और दोनों को आप मिलाइएगा। ठीक है, दोनों को जैसे आप मिलाइएगा यहाँ पे, तो मिलाने के बाद आपको क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो गुणधर्म है, इसके और इसके गुणधर्म में बिल्कुल भिन्नता आपको मिलेगा। यानी पहले वाले जो आपका यहाँ पे मोलिक्यूल दिख रहा है, यानी अणु दिख रहा है, इसके बाद में जो बना हुआ है, इसका जो आपका गुण और धर्म है बिल्कुल अलग रहेगा पहले वाले से। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों क्या हो रहा है, संयोज हो रहा है। संयोज होकर के एक बनाया, यानी दोनों मिल रहा है। जैसे यहाँ पे ऐसे समझिए कि दो छोटा छोटा कोई पदार्थ है, इसको मिल गया, ये दोनों मिला देंगे तो क्या होगा, एक बड़ा सा पदार्थ बना देगा। ठीक है, यानी जोड़ने का काम करेगा, जोड़ करके सीधा बनाएगा इसको, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। कहीं भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे दिखाई दिया कि दो जुट रहा है और एक बन रहा है, दो चीज़ मिल करके एक नया चीज़ बना रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे अब यहाँ पे आपको फेरस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ऑक्साइड दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से देखिए, ये दोनों रिएक्शन करेंगे आपस में। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन ने गड़बड़ कर दिया है। अच्छा, इसको छोड़िए, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दिख रहा है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर ये रिएक्शन आपको क्लियर समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग के एक लाइक से अंदर का जो मोटिवेशन होता है ना, थोड़ा सा बढ़ेगा, तो और अच्छे से समझाने का और अच्छे वीडियो बनाने का एक मौका मिलेगा आपके सामने, ताकि और भी मेहनत हम अच्छे से कर सकें। ठीक है, एक नई ऊर्जा मिलती है यार। आप लोग अगर लाइक करते हैं, वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो जितने भी बच्चे जुड़ते हैं उसमें ना, तो थोड़ा सा एक एनर्जेटिक फील होता है अंदर से, मन करता है ना कि और अच्छे से समझाओ तुम लोगों को और अच्छे कंटेंट लेकर के आओ। क्लियर। चलिए, अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ से देखिए, मैंने संयोजन अभिक्रिया समझ लिया। अब देखिए, अब ये दो एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है, संयोजन और वियोजन, अब इसमें दोनों में क्या होता है, एक के विपरीत दूसरा होता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो छोटे छोटे अणु मिल करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, दो छोटे छोटे पदार्थ मिल करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। और वियोजन में क्या होता है कि एक बड़ा पदार्थ है, वो टूट करके दो अलग अलग पदार्थ में बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में दो छोटे छोटे पदार्थ मिल करके एक बड़ा बनाए, और वियोजन में एक बड़ा सा अणु है, वो टूट करके दो परमाणु में बट गया, या एक बड़ा पदार्थ है जो टूट करके दो पदार्थों में बट गया, यही आपका वियोजन अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन में क्या था, जब दो अभिकारक साथ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बताओ, वो हम क्या बोलते हैं, इसको प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको वैसा ही दिखाई दिया इस पर। उसके बाद अब इसका देखिए, अब यहाँ पे देखिए ए बी है, अब ये टूटेगा तो ए और बी में बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आपको बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हुआ, टूटा तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका क्या है, फेरस ऑक्साइड, तो ये बन गया आपका फेरस और इधर से ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे टूट करके दो पार्ट में बन गया, और यहाँ पे भी टूट के दो पार्ट में बन गया, यही आपका क्या हो गया, वियोजन हो गया, यानी टूट रहा है। वियोजन का मतलब वो दो पार्ट में अलग अलग बंट रहा है वहाँ पे। ठीक है, चलिए, अब ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये वियोजन अभिक्रिया के दो एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आइए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा समय लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 30
40 सेकंड का, ठीक है। एक मेरे पास PDF पड़ा हुआ है, उससे मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको बिल्कुल मैं 100% नहीं 200% आपको समझाने की गारंटी ले रहा हूं कि 200% आपको मैं समझाऊं और मेरा समझाया हुआ आपके दिमाग में जाए। चलिए, इस PDF के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को बिल्कुल डिटेल में समझाएं, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देता है ऊष्माशोषी, और यहाँ पे दिखाई देता है आपको ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी कहने का मतलब क्या होता है कि ऊष्मा उसके पास आएगा, ठीक है। कोई ऐसा पदार्थ हो जहाँ पे ऊष्मा उसके पास आएगा, इकट्ठा होगा, ठीक है। बाहरी ऊष्मा जो है उसके पास आएगा, इकट्ठा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और कहीं पे ऐसा होगा कि जहाँ से ऊष्मा निकलेगा, यानी अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगा और चारों तरफ फैलते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, मैं यहाँ पे PDF इसीलिए लाया हूँ ताकि आपको इसको दिखा करके और समझा करके अच्छे से क्लियर कर दूँ, ताकि आपके दिमाग में भी ये बात बैठ जाए कि हाँ, आपने जो बताया है बिल्कुल सही बताया है। चलिए देखिए, यहाँ पे ये बर्फ़ का टुकड़ा दिख रहा है आपको, बर्फ़ का टुकड़ा है। बर्फ़ का टुकड़ा आपको दिखाई देता है कि कितना ठंडा होता है, ठीक है। आप भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे घर पे आप क्या कीजिएगा, बर्फ़ का टुकड़ा लीजिएगा तो बेटर नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, पानी के बोतल फ्रिज में रख के उसको जमा दीजिए। जैसे उसको बर्फ़ पूरा जम जाएगा, उसके बाद सूखा हुआ कपड़े से उसको पोंछ दीजिएगा, और पोंछने के बाद, साफ़ करने के बाद उसको एक टेबल पर रख दीजिएगा। टेबल पर रख दीजिए, बोतल में कहीं से पानी लीक नहीं हो रहा है, बोतल में पानी एक बूंद कम नहीं होगा। और उसके बाद 5 मिनट के बाद आप बोतल के पास आइएगा फिर दोबारा, तो देखिएगा वहाँ पे टेबल पे बहुत सारा पानी वहाँ पे आ गया रहेगा। तो ये पानी आया कहाँ से, तो देखिए यही बात यहाँ पे समझना है। पानी जो है, जो आपका वातावरण में छोटा छोटा पॉइंट हवा का मतलब माध्यम से जो पानी स्टॉक है, वही क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ठंडा मौसम है, ठीक है, ठंडा मौसम रहेगा तो बाहरी जो गर्म वातावरण है वो उसके पास आएगा, ठंडा के पास वो आएगा। आने के बाद बोतल के पास वहाँ पे चिपकेगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद वहाँ से उनका जो अंदर का वाष्प हो रहता है वो सब बोतल पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। वहाँ से धीरे धीरे वो एकदम ठंडा और गर्म का जो मिश्रण होगा, तो उसके बाद से वो नॉर्मल पानी बना करके वहाँ पे टेबल पे दिखाई देगा आपको कि पानी बिखरा हुआ है नीचे। लेकिन आप ये समझिएगा कि बोतल के पानी आ रहा है, नहीं, ये बाहरी पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, यानी ऊष्मा चारों तरफ से यहाँ पे आ रहे हैं, ऊष्मा यहाँ पे चारों तरफ से आ रहे हैं। एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को और देखते रहिए। ऊष्मा यहाँ पे क्या हो रहा है, चारों तरफ से आ रहा है, और आने के बाद ये जो बाहरी आपका जो वातावरण में छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं वाटर का, ये सब यहाँ पे आएंगे, और यही आपका क्या कहलाएगा, ऊष्माशोषी, यानी ऊष्मा का यहाँ पे शोषण हो रहा है, चारों तरफ से ऊष्मा को यहाँ पे लाया जा रहा है, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी, अब जैसे किसी लकड़ी को या किसी पदार्थ को आप जलाइएगा, तो जलाने के बाद क्या होगा, उसमें से ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा और चारों तरफ फैलेगा, तो वहाँ से ऊष्मा निकलने का काम हो रहा है। जब ऊष्मा निकलने का काम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए, ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, मेरा यहाँ पे ये काम था आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी समझाना, ठीक है। चलिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण भी देना आपको। अब डिफिनीशन यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आप एक PDF के माध्यम से समझ लिए हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए दबा के, ताकि आपको भी मज़ा आएगा देखने में। चलिए देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, वो क्या कहलाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा का अवशोषण होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए, अब यहाँ पे N2+O2 है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जहाँ पे अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल दिखाई दे, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल कहने का मतलब एरोसाइन के इधर अगर प्लस ऊष्मा दिखाई दे, तो प्लस ऊष्मा एरोसाइन के इधर दिखाई दे रहा है, तो ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, यानी ऊष्मा वहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है। जब एरोसाइन के पहले प्लस ऊष्मा दिखाई देगा तब ऊष्मा का अवशोषण होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर यही ऊष्मा प्लस में इधर लगा रहता, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि ऊष्मा क्या होता है, एरोसाइन के इधर आता प्लस ऊष्मा, तो ये क्या कहलाता, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता, ठीक है। अगर यहीं पे अगर माइनस लग के रहता
यानी माइनस उष्मा रहता, या किलो कैलोरी में कुछ वहाँ पे अमाउंट दिया रहता कि इतना कैलोरी ऊर्जा अगर माइनस में रहता तभी भी क्या होता, उष्मा शोषी होता, क्योंकि अगर एरो साइन के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर कहीं अगर माइनस में उष्मा दे दिया, ठीक है, तब क्या समझेंगे कि उष्मा छेपी है, क्योंकि इसको जब एरो साइन के इधर भेजेंगे, यानी समझो एरो साइन तुम्हारा क्या इक्वल का काम करता है, तो इसको भेजेंगे इधर तो क्या हो जाएगा प्लस उष्मा, यानी उष्मा छेपी कहलाएगा। अगर इधर भी रहेगा माइनस में तभी भी क्या समझिएगा, उष्मा छेपी अभिक्रिया ही है। लेकिन अगर प्लस उष्मा दिया हुआ है तो क्या समझिएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए आप इसको समझ लिए होंगे। उसके बाद उष्मा छेपी अभिक्रिया पे आइए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का अवक्षेपण होता है। उत्पाद के साथ साथ यानी जो उत्पाद बना है, यानी जो प्रतिफल बना है, जो तुम्हारा यहाँ पे क्या बना है, रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट बना है, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसके साथ अगर उष्मा आ रहा है तो क्या कहलाएगा, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए बाकी चीज़ मैंने आपको अभी बोर्ड पे समझा दिया है, आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। चलिए अब विस्थापन अभिक्रिया में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं से लेता है तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया, मैं एक इस पर छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया जो होता है, एक मैं विस्थापन अभिक्रिया में देखना ये है कि विस्थापित कैसे किया जाता है, तो उसके लिए ये पीडीएफ सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पीडीएफ को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया है आपको। देखिए सबका इधर से याद कर लीजिएगा, पो कैसो मैं, यहाँ तक क्या याद कीजिएगा, पो कैसो मैं। ठीक है, मतलब सबका आपको यहाँ से फर्स्ट वाला जो है ना, इसको याद कर लेना है। चलिए तो यहाँ से याद कीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक पो कैसो मैं। उसके बाद एल्युमिनियम जिंक लोहा टिन ले हाइड्रोजन तांबा पारा चांदी सोना। एक बार में ही पूरा का पूरा कहानी इसका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ऊपर वाला जो एलिमेंट है ये आपका अधिक क्रियाशील धातु होता है। ठीक है, और नीचे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे घटते चला जाता है। अब एक एग्जाम्पल यहीं पे आपको दिख रहा है, और मैं उस पीडीएफ में भी आपको एग्जाम्पल लेकर के दिखा रहे थे। चलिए तो उसमें आपको हम दिखाते हैं, वहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब वही पो कैसो मैं को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे फेरस है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कॉपर है, तो फेरस और कॉपर में आप तुलना कीजिएगा कि दोनों कौन ऊपर है, दोनों में कौन ऊपर है और नीचे कौन है। तो जो ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, जो नीचे होगा कम क्रियाशील होगा। तो मैंने ऊपर से बताया था कि पो कैसो मैं, उसके बाद एल्युमिनियम जिंक लोहा टिन, पहले आया लोहा, तो लोहा आप एफी वाला याद कीजिएगा, और उसके बाद आपका आता है ले हाइड्रोजन तांबा पारा चांदी सोना। ठीक है, तो ले हाइड्रोजन तांबा पारा चांदी सोना आपको कहाँ दिखाई देता है, नीचे। तो इसको क्या करेगा, ये यहाँ से हटाएगा, क्या करेगा, यहाँ से हटाएगा आपको। अब यहाँ से इसको क्या करेगा, जब इसको हटाएगा तो आपका सी अलग बन जाएगा और एफी इसके साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए कि सलमान खान के पास अभी बीवी नहीं है, यानी शादी नहीं हुआ है। शादी से पहले ऐश्वर्या राय के साथ उनके साथ अफेयर था। क्या था, अफेयर था। अब अफेयर था किनके साथ, ऐश्वर्या राय के साथ। मान लीजिए यहाँ पे ऐश्वर्या राय है और ये कौन है आपका, यहाँ पे देखिए ये ऐश्वर्या राय, ये आपका सलमान खान। ठीक है, अब बाद में क्या होता है, एक धनी मनी आदमी आता है यहाँ पे, अभिषेक बच्चन, और इनसे अधिक पावरफुल होता है। क्या होता है, अधिक पावरफुल होता है, और अपने पावर को दिखा करके इनको यहाँ से साइड करता है। किनको, सलमान खान को। अब यहाँ से जैसे इनको साइड करता है तो इनका जगह चल जाता है अकेले इधर साइड में। ठीक है, और इसके साथ कौन आ जाता है, अभिषेक बच्चन आ जाता है। तो इसको आप सलमान खान के रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसे एग्जाम्पल है, बस याद कराने के लिए मैंने ये बताया है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना इसको।
उसके बाद देखिए अब फिर मैंने यहाँ पे बताया FeO3 अब प्लस यहाँ पे 2Al है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो देखिए अब क्या होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर जो तुम्हारा Al है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, O के साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एल्युमिनियम Fe से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो क्या करेगा, Fe को हटाएगा और खुद यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और Fe चला जाएगा अलग। फिर यहाँ पे देखिए ZnCuSO4। अब Zn और Cu में सबसे पावरफुल कौन होगा, यानी सक्रिय धातु कौन होगा सबसे ज़्यादा, तो Zn और Cu में देखिए तो जिंक जो होता है ये सबसे आपका कहाँ रहता है, ऊपर रहता है कॉपर से। कॉपर की तुलना में इसको देखेंगे तो ऊपर आता है। तो ये क्या करेगा, Cu को हटाएगा, यानी कॉपर को हटा के साइड में कर देगा और Zn यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद मैं आपको अगला एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए हम लोग यहाँ तक देख लिए कॉपर तक, ठीक है। Zn वाला देख लिया, कॉपर देखो। अब Cu ZnSO4 है। अब क्या करेगा, फिर यहाँ पे Cu है, यहाँ पे ZnSO4 है। अब आपको दिख रहा होगा कि Cu क्या है, ये निचला स्तर पे है और Zn इसके ऊपर है। तो इसको हटा पाएगा यहाँ से, नहीं हटा पाएगा। जब नहीं हटा पाएगा तब क्या होगा, यह अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि कम क्रियाशील धातु अगर जाएगा अधिक पावरफुल क्रियाशील धातु के पास तो वो कभी हटा पाएगा, उसको कभी नहीं हटा पाएगा। जब नहीं हटा पाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, यह अभिक्रिया संभव नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए प्लम्बम है यानी लेड है, ठीक है, और यहाँ पे Cu है। तो फिर इससे क्या ये अधिक पावरफुल है तो इसको हटा सकता है यहाँ से। अब यहाँ से जैसे हटाएगा तो Cu कहाँ चला जाएगा, साइड में, और यहाँ पे आपका Pb बन जाएगा, किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर Cu और Ag है। तो देखिए Cu पहले तांबा पारा चांदी सोना, तांबा पारा चांदी सोना, तो तांबा आपका पहले है, बाद में आता है चांदी। तो इससे अधिक क्रियाशील ये होता है, इसलिए इसको क्या करेगा, हटा देगा, तुम्हारा चांदी चला जाएगा साइड में और यहाँ पे तांबा तुम्हारा इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। क्लियर? चलिए तो आपको ऐसे देख के पहचान लेना है कि कौन आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है और कौन संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। इस तरह से आपको क्लियर कर लेना है। अब हम आगे आपको लेकर चलते हैं इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट लिखा गया है आपके लिए, ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए है। एक एक नया नया टॉपिक कहीं कहीं से चुन करके आपको लाया गया है ताकि हमारे जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनको प्रॉपर ढंग से समझ में आ जाए और उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अधिक क्रियाशील अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ से क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे यहाँ पे FeH2SO4 है, क्या है, FeH2SO4 है। अब जैसे इसमें ये अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन को साइड कर देंगे, फिर ZnH2SO4, फिर यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देंगे, FeHCl, फिर यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देंगे। यानी अधिक क्रियाशील धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अम्लों से हाइड्रोजन को हटा देते हैं। अब देखिए ये सब क्या है, आपका अम्ल है क्या है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये आपका H2SO4 क्या है, अम्ल है, H2SO4 क्या है, अम्ल है, HCl क्या है, अम्ल है। जब अधिक क्रियाशील धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करा दिया गया है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझते समझते आप वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वीडियो आपके दोस्तों तक जाए और उनको भी समझ में आए। काहे कि जो भी समझ में आता है ना टॉपिक, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा तो उनको भी समझ में आएगा, ताकि आप सबका भला हो जाएगा उसके साथ। चलिए अगर हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपके सामने आने वाला है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें देखिए क्या होता है, आदान प्रदान होता है यौगिकों का, ठीक है, यानी आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका, आयनों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है, मैं थोड़ा सा एक डिफिनेशन इसका देख के आपको समझाता हूँ। चलिए देखिए, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो क्या करेगा, आपको द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या बोल सकते हैं, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, यानी सिर्फ आयनों का आदान प्रदान करेंगे। जैसे AB है और यहाँ पे CD है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि A आपका प्लस में है तो B माइनस में होगा, अगर C प्लस में होगा तो D माइनस में होगा। तो अब यहाँ से देखिए कि आपका C और B अलग अलग चार्ज है, यानी अल्टरनेट चार्ज है, तो CB आपका एक साथ हो जाएगा और
AD अलग अलग चार्ज है तो ये एक साथ आ जाएगा, यानी आयनों का आदान प्रदान करके ये रिएक्शन अपना फाइनल कर लेते हैं। क्लियर। अब उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए Na और SO4, फिर BaCl है, दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए Na और SO4, तो सोडियम पे क्या होता है आपका प्लस होता है और SO4 पर माइनस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस होता है और क्लोरीन पर माइनस होता है, तो ये क्या करेंगे आपस में अदला बदली कर लेंगे। अब आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सोडियम पे प्लस है तो इधर किस पे माइनस है, क्लोरीन पे माइनस है, तो सोडियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ चला जाएगा। फिर SO4 किसके साथ चल जाएगा, तो यहाँ बेरियम के साथ चल जाएगा। तो बस ऐसे नॉर्मल आप 2 बार लिख दीजिएगा, या आपको ऐसे लिखा हुआ दिख जाए ऑब्जेक्टिव में तो आप उसे समझ जाइएगा कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया इसको बोल सकते हैं। क्लियर। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला पॉइंट पे लेके चलते हैं आपको। अब यहाँ से कुछ पॉइंट है, इसको समझना है डायरेक्ट है, ठीक है। अगर आप इसे नोट कर लेते हैं तो और बेहतर है, नोट नहीं करते हैं तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। रासायनिक नाम लिखने व पढ़ने का सही तरीका। अब रासायनिक नाम लिखने व पढ़ने का सही तरीका क्या होता है आपको मैंने यहाँ पे एक एक करके समझाया है। और देखिए जैसे सोडियम पे एक प्लस है, अब सोडियम का रिएक्शन कराएंगे सल्फेट के साथ। आप देखिएगा एक होता है SO4 पर 1 माइनस, ठीक है, SO4 पर 2 माइनस रहेगा तो ये सल्फेट आयन बोलेंगे। SO4 पर 3 SO3 पर 1 माइनस रहेगा तो क्या कहलाएगा, ये आपका सल्फाइड आयन कहलाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे से जैसे इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट में NaSO4 तो ये क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट। ये सिर्फ सल्फेट का बात हो रहा है। अब यहाँ पे पोटेशियम और सल्फेट तो क्या बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट। फिर मैग्नीशियम है तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैल्शियम है और इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैरियम है, ठीक है, तो बैरियम आपका क्या करेगा, बैरियम सल्फेट बनाएगा, ठीक है। जिंक है तो यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे आयरन है तो आयरन सल्फेट बनाएगा आपका, ये आपको दिख रहा है। फिर उसी तरह आपको यहाँ पे कुछ और रिएक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अब क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना है, क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना तो सोडियम क्लोराइड क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया। फिर पोटेशियम क्लोराइड क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। फिर यहाँ पे आपका बेरियम आ रहा है तो बेरियम क्लोराइड बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा। उसके बाद ये आयरन है तो आपका आयरन क्लोराइड बनाएगा या फेरस क्लोराइड बना सकता है, इसका दूसरा नाम भी हो सकता है। चलिए तो यहाँ तक आपको ये कंपाउंड बनाना आपको समझ में आ गया है कि कंपाउंड कैसे बनाना है। चलिए तो नेक्स्ट लेके चलते हैं। अब अगला आपका आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अब अवक्षेपण में क्या होता है, जहाँ पे अवक्षेप बनेगा उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अवक्षेप कैसे बनता है अब मैं आपको एक एग्जांपल में बताने वाला हूँ। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है वे उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका पोटेशियम नाइट्रेट का क्या बनेगा, आपका अवक्षेप बनेगा, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का अवक्षेप बनेगा इसमें। अब नाइट्रेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे इस सब के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या बनेगा, इसका नाम आपको दिख रहा है कि इसका रासायनिक नाम क्या बोल सकते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या बोल सकते हैं, इसका रासायनिक नाम, सबका नाम यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे पीवी को क्या बोलते हैं, प्लम्बम यानी लेड बोलते हैं, शीशा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका लेड नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम नाइट्रेट, ये आपका बेरियम नाइट्रेट, ये आपका जिंक नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट आपको सब में लगा हुआ है क्योंकि NO3 आपका क्या है, ये नाइट्रेट आयन है, ठीक है। NO3 पर 1 माइनस नाइट्रेट आयन है। अब यहाँ से रिएक्शन करके आपको दिख गया है। चलिए अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि ये रिएक्शन होता कैसे है। जैसे देखिए यहाँ पे PB है, PB पर आपको कितना है, 2 प्लस है, ठीक है। नाइट्रेट आयन पर कितना माइनस है, 1 माइनस है। तो अगर हम इसको करेंगे NO3 पर 1 माइनस, ठीक है, तो इसका चार्ज इधर लिखते हैं और इसका चार्ज इधर लिखते हैं। बताइए जब इसका चार्ज इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, NO3 और यहाँ पे आपका रहेगा PB, ठीक है। तो
तो Pb का इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 लगा हुआ है, लास्ट में दिख रहा है, तो ये आपका लेड नाइट्रेट का सूत्र हो गया। उसी तरह अगर आपको सोडियम नाइट्रेट का देखना होगा तो सोडियम पे कितना होता है, 1 प्लस होता है, और नाइट्रेट आयन पर 1 माइनस, यानी NO3 पर 1 माइनस। तो इसका भी 1 प्लस है, इसका भी 1 माइनस है, तो इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे। तो बताइए अब दोनों पे 1-1 है तो 1-1 लिखना ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, यानी NaNO3, NaNO3, इसको NaNO3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरह आपको इस सब को करके देखना है कि ऐसा ही बन के आ रहा है आपका। ठीक है, चलिए अब मैं लेके चलता हूँ आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया पे। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये भी एक बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको भी देखते हैं हम। चलिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके किसके बीच होगा, अम्ल और क्षार के बीच, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। एकदम शॉर्ट छोटा सा डिफिनेशन है उदासीनीकरण अभिक्रिया का। कब, जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन कराएंगे किसके किसके बीच में, अम्ल और क्षार के बीच में, तब हम उसे क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। या यानी एक और डिफिनेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों का अदला बदली कर लवण एवं जल बनाते हैं। आयनों का अदला बदली करेंगे और क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, उदासीनीकरण में हमेशा तुमको क्या दिखाई देगा, लवण और जल दिखाई देगा। ठीक है, रिएक्शन देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये लवण और जल बन गया, लवण और जल बन गया, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसको ऐसे आसानी से समझ लेना है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, HCl क्या है, अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है HNO3 अम्ल है, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भस्म है। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये लवण और जल का निर्माण हुआ, फिर यहाँ पे लवण और जल का निर्माण हुआ, ये आपको क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में। चलो उसके बाद ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया पे आते हैं। ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब यहाँ से आपको मैं थोड़ा समझा दूँ। देखिए अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, इसमें जुट रहा है, क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन आके जुट जाएगा। अब यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर, अब यहाँ से देखिए, फिर यहाँ पे आपका अमोनिया दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है, इसको बनाएंगे तो ये आपका पानी बनेगा और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बन जाएगा, अलग अलग हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे एक अवकरण अभिक्रिया और आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण में देखिए, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे पानी बना दिया, और यहाँ पे ऑक्सीजन और मैग्नीशियम मिलके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ऑक्सीकरण में याद रखिएगा, ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है, और अवकरण अभिक्रिया में, अवकरण यहाँ पे अड़ा कर लीजिएगा, अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है। लेकिन एक बात और आपको बता देता हूँ, जहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग होगा वहाँ पे हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, और जहाँ हाइड्रोजन का संयोग होगा वहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। ये बात आप ना भूलिएगा तो बेटर रहेगा। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, बात वही है, कमी या वृद्धि से समझिए, या उसका संयोग, या क्या बोलेंगे, संयोग, या यहाँ ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। क्या होगा, निष्कासन। ठीक है, किसमें, ऑक्सीकरण में, याद रखिएगा। और उसी का जस्ट उल्टा होता है किसमें, अवकरण में। यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो जाएगा, हाइड्रोजन का संयोग हो जाएगा और ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसी तरह मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे, अब इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, इसमें क्लोरीन का अवकरण हुआ है, यानी क्लोरीन किसके साथ आया, हाइड्रोजन के साथ आके मिलके यहाँ पे
क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, अब किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ अब इधर अभिक्रिया कर लिया, ठीक है, यानी इसमें I2 के क्या कर लिया, हाइड्रोजन के साथ अवकरण कर लिया। बस आप दो बात याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग होगा, और हाइड्रोजन का निष्कासन। अवकरण में हाइड्रोजन का संयोग तो ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। ये बात आप दो याद रखिएगा अच्छे से। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एक आता है आपका वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन है। क्या है, उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया थोड़ा सा देखिए डिफिनेशन, और फिर इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा के कारण टूट जाता है उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका ये क्या है, लेड नाइट्रेट है। क्या है, लेड नाइट्रेट। आप इसमें क्या करेंगे, उष्मा देंगे, यानी इसको गर्म करेंगे। गर्म करने से टूटेगा और टूट करके 3 पार्ट में बट रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन जहाँ पे लग गया आपको टूटने का काम होगा। अब विद्युतीय वियोजन मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, विद्युत धारा के कारण तोड़ना पड़ेगा, यानी उसको इलेक्ट्रिक करंट के कारण इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। जैसे वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता है वो विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, पानी है। अब इसको विद्युत धारा के अकॉर्डिंग हम तोड़ेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग बन जाएगा और ऑक्सीजन अलग बन जाएगा। फिर आपका सोडियम क्लोराइड है, जैसे विद्युत धारा के कारण इसको हम तोड़ेंगे, विद्युत धारा के अकॉर्डिंग इसको तोड़ के जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम अलग, क्लोरीन आपका अलग बन के चला जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका विद्युत वियोजन और उष्मीय वियोजन, दोनों टूटने वाला है। अब आते हैं हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में आते हैं। अब देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसी में तुम्हारा जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश जो होता है ना, तो दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पेड़ पौधे में, तो वो भी तुम्हारा क्या हो जाता है, इसी का एग्जाम्पल में आ जाता है। किसमें, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। जैसे सूर्य के प्रकाश के कारण टूटेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड। जब सूर्य के प्रकाश में इसको करेंगे तो सिल्वर आपका अलग चल जाएगा, क्लोरीन आपका अलग निकल जाएगा। फिर सिल्वर ब्रोमाइड, तो आपका सिल्वर अलग चल जाएगा, ब्रोमीन आपका अलग निकल जाएगा। इसका दूसरा भी नाम है जिसे प्रकाश वियोजन भी कहते हैं, यानी टूटने का काम हो रहा है तो वियोजन कहेंगे इसको। चलिए उसके बाद ताप रासायनिक अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण संपन्न होती है ताप रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। बिल्कुल ये भी सिंपल है। अब देखिए यहाँ से, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। प्लस उष्मा रखने पर उष्माक्षेपी बोलेंगे, माइनस उष्मा रखने पर क्या हो जाएगा, उष्माशोषी बोलेंगे। जब दोनों से एक ही हो जाए तो संयोजन बोलना है, यानी दो से जब दो को परमाणु मिलेगा एक हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, संयोजन। अगर जब एक से दो हो जाए, यानी ऐसे मैंने बताया कि जब दो मिल करके एक बना दे, यानी एक वो अंडा बना दे तो क्या कहलाया, संयोजन। ठीक है, आज जब एक बड़का अंडा है ये दो छोटका छोटका अंडा में टूट गया तो क्या कहलाया, जब टूट गया तो वियोजन। क्या हो गया, वियोजन। क्लियर। चलिए, तो ये नॉर्मल आपको एक याद करने का छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। चलिए उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ इस पर। चलिए अब यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का डायरेक्ट आपको यहाँ पे रासायनिक सूत्र दिया गया है। पोटेशियम सल्फेट उधर भी आपको ऊपर दिखाए थे। कैल्शियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, ये दिख रहा है नाम आपको। और इसी का यहाँ पे तोड़ के दिखाया गया है कि क्या क्या हो सकता है, जो आप ऊपर देख चुके हैं। चलिए अब आते हैं हम दहन और ज्वाला पे। किस पे आएंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दहन और ज्वाला। ठीक है, हम आते हैं दहन और ज्वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछता रहता है कि दहन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से याद कर लेना है दहन किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। किसी भी पदार्थ के जलने पर क्या मिलता है, किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। जैसे कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और गंधक
को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल देख के आपको दहन का डिफिनीशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ये दोनों एग्जाम्पल डिफिनीशन के साथ दीजिएगा तब आपको 2 नंबर मिलने वाला है। अगर डिफिनीशन के साथ एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा तो 1 नंबर में आपको सिमट दिया जाएगा। उसके बाद ज्वलन ताप देखना है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे कोयला का ज्वलन ताप सबसे ज़्यादा होता है। ये आपका भारतीय भवन के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ज्वलन ताप किसका होता है, तो कोयला का होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। पेट्रोलियम को अगर माचिस डालिएगा तो उसमें आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर लकड़ी को छोटा छोटा टुकड़ा करके उसमें माचिस जलाइएगा क्या होगा, आग पकड़ेगा। लेकिन अगर कोयला में जलाते हैं तो उसमें सबसे जल्दी पकड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्तें कुछ है यहाँ पे, उसको बता देते हैं। दहन के लिए आवश्यक शर्तें देखिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन में पोषक तत्वों की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब ये तीनों आपको उसमें होना चाहिए, तब क्या होगा, दहन आसानी से हो सकता है। दहन करने के मतलब उसमें जल सकता है। ज्वाला किसे कहते हैं, अब देखिए यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलते हैं। ज्वाला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कै प्रकार के, 4 प्रकार के। अब कौन कौन सा है आपका, देखिए एक नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, द्वीप क्षेत्र, अद्वीप क्षेत्र। ये 4 पदार्थ आपका जो है ज्वाला के क्या है पदार्थ। ज्वाला एक ऐसा पदार्थ है जहाँ गैसीय पदार्थ जलते हैं। ज्वाला के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। ये इनका 4 प्रकार है किसका, ज्वाला का। नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है। नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है। द्वीप क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है, यानी पूरा का पूरा दहन नहीं होता है, हल्का फुल्का दहन रह के रह जाता है। उसके बाद इसका रंग पीला होता है, किसका, अपूर्ण दहन का, इसका रंग पीला होता है। अद्वीप क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है। अब देखना है आपको, जैसे यहाँ पे ये जलन होता है ना, इसी में आपको प्रकार देखना है। देखिए ध्यान से, ये मोमबत्ती है, ये आपका कौन है, गर्म भाग है। ठीक है, ये पूर्ण दहन हो रहा है, यानी यहाँ पे अगर कुछ भी आप रखिएगा तो जलेगा बहुत तेज़ी से, तो ये आपका नीला होता है। ठीक है, कैसा होता है, नीला होता है। पूर्ण दहन वाला भाग कैसा है, नीला होता है। बाहर से आपको देखिएगा, कैंडल जला के देखिएगा तो आपको क्या नीला दिखाई देता है, हल्का हल्का किनारे किनारे आपको नीला दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अब इसी में देखिए सबसे कम गर्म यानी पीला वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आंशिक दहन होता है। आंशिक कहने का मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे जलता है और बाकी नहीं जलता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बिना जली हुई मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला होता है। यहाँ पे आपको काला हो जाता है जो दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, ये होता है सबसे कम वाला, जो यहाँ पे आपको बताया गया कि 4 गो क्षेत्र होता है, नीला क्षेत्र, उसके बाद काला क्षेत्र, द्वीप क्षेत्र, अद्वीप क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए नीला क्षेत्र में क्या होता है, दहन की क्रिया नहीं होती है, यानी यहाँ पे दहन की क्रिया नहीं होती है। जो नीला वाला क्षेत्र है यहाँ पे ये बिल्कुल दिख रहा है, आप बाहर इससे आपको दिखाई देगा एकदम नीला नीला चमकेगा। उसके बाद द्वीप क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है। द्वीप क्षेत्र कौन है आपका, ये वाला जो आपका अपूर्ण दहन है, यानी मध्य वाला भाग है, अपूर्ण है। उसके बाद काला वाला क्षेत्र देखिए जो आपका होता है अद्वीप क्षेत्र, यानी पूर्ण दहन होता है। ये वाला आपका अद्वीप कहाँ गया, इसमें यहाँ पर पूर्ण दहन होता है। और जो काला वाला रहता है आपका क्या होता है, ये सबसे आंतरिक क्षेत्र रहता है, जो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग दिखाई देता है, यानी काला रहता है वो। ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। खाना बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, एलपीजी का। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, लिक्विड फायर्ड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद एलपीजी किसका मिश्रण है, इसके प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं ये बताना है आपको। अब देखिए एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्वेश्चन आपको कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, एलपीजी किसका मिश्रण है। तो याद रखिएगा एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि का मिश्रण होता है। इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। ये तीनों में मुख्य अवयव कौन होता है, ब्यूटेन होता है। तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। एलपीजी गैस में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। अब एलपीजी में जैसे लिक्विड फाइव पेट्रोलियम गैस होता है जो घरों में खाना बनाने में यूज होता है, तो जैसे अगर लीकेज करता है तो उसमें कुछ गंध आता है बाहर से। तो गंध क्यों होता है, क्योंकि हमें पता चले कि गैस लीक हो रहा है, तो उसको मिलाया इसलिए देता है ताकि अगर कहीं से लीक हो रहा है गैस तो हम तुरंत वहाँ पे अपना सुरक्षा करने के लिए तुरंत वहाँ पे पहुँच जाए और उसे बचा ले हम। ठीक है,
तो उसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो इसका नाम है एथाइल मरकैप्टन। क्या है? एथाइल मरकैप्टन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका सूत्र याद रखिएगा C2H5H। C2H5H इथाइल मरकैप्टन का सूत्र भी है और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, यानी चैप्टर आपका हो जाता है कंप्लीट। चलिए अब देखिए, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो क्या होता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। क्या होता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। एक द्रव धातु का नाम लिखें। अब एक द्रव धातु का नाम लिखना है जो धातु है लेकिन द्रव अवस्था में होना चाहिए। तो कैसा है? पारा है। ये बच्चा को पता होता है पारा क्या है? एक द्रव अवस्था में धातु है, ठीक है। ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और जब हाइड्रोजन का संयोग होगा तो क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाएगा। क्लियर? चलिए, तो ऑक्सीजन का जहाँ संयोग होगा वहाँ पे हाइड्रोजन का निष्कासन, और जहाँ हाइड्रोजन का संयोग होगा वहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। चलिए, एक द्रव अधातु का नाम बताइए। एक द्रव धातु, एक द्रव अधातु। तो ब्रोमीन क्या होता है? आपका अधातु होता है और पारा जो होता है धातु होता है। ये दोनों को याद रखिएगा, बहुत बार इस सबसे क्वेश्चन बनता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो निष्क्रिय गैस का नाम बताइए। और दो निष्क्रिय गैस का नाम, पूरा गैस का नाम आप याद कर लीजिएगा। पूरा का पूरा गैस का नाम याद कर लीजिएगा। हीलियम, नियन, आर्गन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये पूरा नाम याद कर लीजिएगा एक बार। पूरा का पूरा क्या आपका? ये निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, जीरो गुरु, 18वां गुरु, इसको सब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जीरो गुरु भी बोलते हैं इसको, 18वां गुरु भी बोलते हैं इसको, निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, नोबेल गैस भी बोलते हैं। तो ये जो भी पूछ दिया इसमें से, इसमें से कौन नोबेल गैस है, चाहे दो नाम लिखिए तो आपको याद कर लेना है। हीलियम, नियॉन 2 को दिया है, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन याद कर लीजिएगा। 2 4 6 2 4 6 होता है टोटल, आप याद कर लीजिएगा इसको। हाइड्रोजन का संयोग अभी बताए हैं। ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाएगा? अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? अब इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण या अवकारक। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग कहलाता है। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए उसके बाद देखिए, किसी पदार्थ, एक सेकंड ऊपर कर लूँ थोड़ा। किसी पदार्थ का 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया था जब टूटेगा कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में तो उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। एक धातु दूसरे धातु से प्रतिस्थापन हो जाना क्या कहलाता है? जब एक धातु दूसरे धातु से प्रतिस्थापन हो जाएगा, यानी एक धातु दूसरे धातु को वहाँ से हटा देगा तो क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी उसको जगह से उठा के दूसरे जगह भेज दिया तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं? इस क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है। किस क्षेत्र में होना चाहिए ना, यहाँ पे किस क्षेत्र में होना चाहिए? ठीक है, ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं? किस क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था। देखिए ज्वाला आपका कई प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। नीला काला क्षेत्र जो होता है, द्वीप क्षेत्र, ये क्या होते हैं? अद्वीप क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसमें अपूर्ण दहन होते हैं सब में। चलिए उसके बाद देखिए, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बस आपको लिख देना है। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? C2H5H। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर याद दिलाया था। बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। बुझा हुआ चूना का सूत्र मैंने आपको एक साथ सारा सूत्र यहाँ पे याद करा दिए थे। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मेरे चैनल पे आ जाइएगा, वहाँ पे पूरा आपको एक PDF में सारा का सारा सूत्र एक जगह पे है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा वहीं पे मिल जाएगा आपको। देखिए बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, संगमरमर का सूत्र पूछ दिया है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या होता है? कैल्शियम
कार्बोनेट CO3। दो आयनों का अदला बदली क्या कहलाता है? जब दो आयन आपस में अदला बदली करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्मा का निष्कासन किस अभिक्रिया में होता है? तो ऊष्मा का निष्कासन मतलब ऊष्मा निकलेगा वहाँ से, तो उसको किस अभिक्रिया में बोलेंगे? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में बोलेंगे उसको। ठीक है। विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। विद्युत के कारण होने वाला, तो विद्युत के कारण होने वाला क्या होता है? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होता है। सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर? चलिए, सूर्य के प्रकाश में होने वाले प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जिंक सल्फेट का सूत्र बताना है। मैंने बताया था सल्फेट का क्या होता है? SO4। अब उसमें जिंक मिला दीजिए, क्या हो जाएगा? ZnSO4। जल का सूत्र बताइए क्या होता है? ये इसमें कितना भार होता है? H2O। इसका भार क्या होता है? 18 kg होता है H2O। अब भार कैसे निकालते हैं? अब भार निकालने का देखिए, ऑक्सीजन के पास इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8। ठीक है। इसका मास कितना हो जाएगा? तो देखिए, जो इसके मैंने बताया था, इसका भार निकालने के लिए अगर जो विषम संख्या में रहेगा उस दुगुना करके 1 जोड़ना है, और सम संख्या रहेगा तो सिर्फ दुगुना कर देना है। यानी 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 16। और उसके बाद आपका हाइड्रोजन कितना होता है? 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। इसलिए इसका जो भार होगा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगर आपको पता है कि भार कैसे निकालना है तो ZnSO4 का भार निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ZnSO4 का कितना भार होगा। ठीक है। उसके बाद फिर HCl का भार बताइए। फिर उसके बाद आप सोडियम क्लोराइड का भार बताइए, इसका भार बताइए। मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। इसके माध्यम से आप इस सब का भार निकाल सकते हैं। चलिए, उसके बाद चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। चिप्स की थैली में, यानी जो कुरकुरा बिस्किट कुरकुरा चिप्स आप खाते हैं उसके थैली में कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? बताइए। दूध से दही बनना। अब देखिए, एक होता है रासायनिक क्रिया और एक होता है भौतिक। तो जैसे आपको देखना है कि यहाँ पे दूध से दही बन रहा है, यानी आप समझिएगा कि दूध से दही बना देंगे और फिर दही से दूध नहीं बनेगा। तो जिसमें अगर चले गए और फिर वहाँ से रिवर्स नहीं होंगे तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, और जहाँ से रिवर्स हो जाइएगा वो भौतिक अभिक्रिया आपका कहलाएगा। तो दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक परिवर्तन भी बोल सकते हैं। उसके बाद रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना चाहिए? अब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है 2 नंबर के लिए लिखने के लिए। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना चाहिए? तो बताइए। रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए इसे संतुलित करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब आपको मिल गया है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन, गैस और अवक्षेप का संकेत किस प्रकार से लिखा जाता है? अब गैस जो होता है ये ऊपर की तरफ दिखाते हैं, यानी ये गैस ऊपर उड़ेगा, अवक्षेप नीचे बनेगा। ये संकेत आपको ऐसे दिख रहा है। उसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए। अब कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CO3। कार्बोनेट का CO3 पर क्या होता है? 1 माइनस, और ना मैग्नीशियम आपका हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम पर 2 प्लस। ठीक है। और CO3 पर 2 माइनस होता है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? MgCO3 बन जाएगा आपका, क्योंकि ये 2 प्लस 2 माइनस आपस में मान लो कि कैंसिल आउट हो गया, तो MgCO3 आपका सूत्र यहाँ पे आ जाएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जुड़ना क्या कहलाता है? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ेगा तो संयोजन कहेंगे। जुड़ने का काम संयोजन और टूटने का काम वियोजन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है आपको, 4 ऑप्शन वाला। ठीक है। देखिए, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु ए जल के साथ अभिक्रिया करती है? जब कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वहाँ से कौन सा गैस उत्सर्जित होगा? तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस आपका उत्सर्जित होता है। चलिए, उसके बाद देखिए, फिर अब यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शन दिया गया है, इस पे समझना है आपको। रिएक्शन देख के बताइए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे Fe है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, Fe है और एल्युमिनियम दिख रहा है। तो देखिए, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है और यहाँ से आपका जो आयरन है अलग जा रहा है। तो देखिए, जब इसको ये धकेल के इसको भगा रहा है इधर, तो समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे, वही सलमान खान वाला रिएक्शन आ गया। क्या बोलते हैं उसको? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया देखिए कहाँ पे, उसको टिक लगा दीजिए। चलिए, उसके बाद
फिर आगे बढ़ते हैं। लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ये क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव में आपको दिखाई देता है, इसको याद कर लीजिएगा। लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो सही उत्तर पे आपको बताना है। यहाँ से देखिए, लोहा चूर्ण पर जब जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी मैंने आपको बताया था श्वसन जो होगा यानी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो कौन सा अभिक्रिया होती है? उसमें क्षेपी अभिक्रिया होता है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर। अब इसको देख करके आपको बताना है ये कौन सा अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ जा रहा है? हाइड्रोजन के साथ संयोग हो रहा है और यहाँ पे CU सिर्फ अकेले यहाँ पे रह जाएगा, तो यहाँ पे अपचयन बोल सकते हैं या इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपचयन या ऑक्सीकरण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? अब कौन सा उत्पाद जो है कि इसमें से सब में से देखना है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तब उत्पाद होगा। लेड नाइट्रेट आप समझ रहे हैं ना क्या होता है? लेड यानी PbNO3, तो ये आपका बनता है NO2 + N2, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये देखना है आपको। अब ये जो दिख रहा है आपको Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 7H2O, Na2CO3 × 2H2O, तो ये आपका जो दिया हुआ है ये धोआ सोडा का सूत्र दिया हुआ है, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट का सूत्र दिया हुआ है। तो देखिए Na2CO3 × 10H2O यानी 10 बाल्टी पानी यहाँ पे आपको समझ लीजिए जब दिया है, तो ये आपका यही आपका सूत्र सही जा रहा है। उसके बाद लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? अब जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो वहाँ से गैस कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन गैस बन के ऊपर की तरफ निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है, कौन सा तत्व होगा? जल में जो विलेय हो जाएगा एक कैल्शियम आपका होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया होता है? अब अपघटन अभिक्रिया जैसे देखिए, अपघटन में क्या होगा कि ये जुट रहा है, अपघटन और संयोजन ये दोनों आप एक साथ याद कीजिएगा, ये संयोज हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम अपघटन अभिक्रिया भी, हाँ एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ठीक है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखिए अपघटन में आपका क्या होता है? अपघटन में होता है टूटना, ठीक है, अपघटन में क्या होता है? टूटना। देखिए दोनों में टूट रहा है, ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है? टूट रहा है, टूट के दो अलग अलग यहाँ पे पदार्थ आपका बन रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? जुटने का काम हो रहा है, ठीक है। और मानव शरीर का जो भोजन होता है ये आपका क्या होता है? ये भी आपका अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। मानव शरीर में जो भोजन होता है ये भी एक अपघटन अभिक्रिया होता है, तो ये भी अपघटन अभिक्रिया है, ये भी अपघटन है, ये भी अपघटन है, लेकिन आपको बताना है कौन नहीं है, ठीक है। तो इसमें का सी ऑप्शन आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? अब रेडॉक्स अभिक्रिया आप देखिए क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए, अब यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कैल्शियम है, तो ऑक्सीजन किसके साथ जा रहा है? हाइड्रोजन के साथ, और आपका कैल्शियम इसके साथ जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग वृद्धि कहलाता है? उपचयन। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उपचयन। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की पदार्थ से जुड़ते हैं, अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, गलत है। ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये क्या करते हैं? खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, यही आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन को हटाना क्या कहलाता है?
जब हाइड्रोजन से हटाएगा तो क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए ऊपर, और इसको बताना है कि कौन सा अभिक्रिया है। अब ये दोनों जुट रहा है, यहाँ पे जुट करके एक पदार्थ बना रहा है। दो पदार्थ अलग अलग है, दोनों जुट के एक बना रहे थे, संयोजन अभिक्रिया ही होगा। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचरित होती है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संचारण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास जो होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यानी उसको अवकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। अपचयन या अवकरण अभिक्रिया दोनों बोल सकते हैं। अपचयन या अवकरण, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम चलते हैं अपना 38वां क्वेश्चन पे। चलिए, इधर क्वेश्चन छूटा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन से स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैद्युत संयोजी। उसके बाद नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ जुट रहा है। ठीक है, तो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे कॉपर जो है Cu क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, तो इसका अवकरण, ऑक्सीकरण कहलाएगा। जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो अवकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, एकदम उजला होता है, श्वेत होता है। समीकरण लिखा गया है यहाँ पर, आपको बताना है किस प्रकार का समीकरण है। तो देखिए, अब यहाँ पे बड़ा अणु है, ये टूट करके दो अणु में बंट रहा है, तो जैसे बंट रहा है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे वियोजन का काम होगा। अगला देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। तो साग सब्जी जो होता है वो जब उसको कंपोस्ट करेंगे, यानी एक जगह उसको जब इकट्ठा कर देंगे, यानी हरी कोई भी चीज़ रहता है तो उसमें से उष्मा निकलना चालू होता है। जब उष्मा निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन अभिक्रिया कौन है। अब अपघटन अभिक्रिया बताना है, यानी अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। आप याद रखिएगा, अपघटन और वियोजन दोनों सेम होता है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको अपघटन दिखाई देगा तो आप समझिएगा वियोजन का बात हो रहा है। ठीक है, तो देखिए वियोजन का बात हो रहा है, तो यहाँ से टूट रहा है दो ठो। ठीक है, टूट करके बना रहा है। चलिए, ये यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ये भी मत देखिएगा सर यहाँ भी टूट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए अब यहाँ पे अम्ल और क्षार का रिएक्शन है। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है लेकिन अम्ल और क्षार का रिएक्शन है, तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद टूट करके यहाँ पे दो पार्ट में बट रहा है और यहाँ पे संयोज हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा ये क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। किसके साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ उपचयित हो रहा है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया करने का मतलब आपको डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी आयनों का आदान प्रदान यहाँ पे होगा, और यहाँ पे ना ही आपका अम्ल दिखाई देगा और आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो सिर्फ आयनों का आदान प्रदान होगा, तो यही आपका क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया कौन सा दिख रहा है, कौन मार के से यहाँ पे फिर से क्या होता है, क्लोराइड मिल चुका है ऊपर। चलिए देखिए, वस्तु के लिए निश्चित निम्न ताप की आवश्यक होती है जो कहलाती है, ये प्रज्वलन ताप कहलाता है। उसके बाद एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है,
को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। वो कौन सा है? तो आपका कॉपर है। उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये दोनों अभिक्रिया यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जहाँ भी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है तो ये द्विविस्थापन कहलाएगा आपका। चलिए, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया आप बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ZnSU है, तो अब यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, रगेत के यहाँ से इसको भगा रहा है CU को, तो ये क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। जहाँ देखिए यहाँ पे सलमान खान वाला रिएक्शन आपको दिखाई दे, यानी जो कमज़ोर है उसको ये मजबूत वाला उठाकर उधर बैठा देगा, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एक किस प्रकार का अभिक्रिया आपको बताना है। तो ये दो अलग अलग परमाणु है और ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक नया परमाणु का निर्माण हो रहा है, यानी यहाँ पे नया अणु बन रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे कार्बन मिलकर ऑक्साइड बनाया। तो जब हो रहा है तो संयोजन अभिक्रिया। अगला देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो अविलय लवण प्राप्त होता है, यानी जो विलय ना हो, यानी जो घुला ना हो। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए अभिक्रिया दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे तो याद रखिए बर्तनों में खाद्य उपचयन हो जाती है, जो यानी वायु रोकता है, उसको क्या बोलते हैं हम, वायु रोधी, यानी वहाँ पे वायु प्रवेश नहीं करेगा, तो वहाँ पे खाद्य सामग्री का उपचयन कैसे होता है, उसका गति धीमी हो जाती है। अगला, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पे जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और जो उधर नया पदार्थ बनाते हैं उसको प्रतिफल कहते हैं। उसके बाद 43 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन, समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ये देख के कमेंट करके अब बताना है कि ये संयोजन है कि वियोजन है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, नमस्कार। पढ़ते रहिए।